India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. और सबसे पहले खबर दारा सिंह बनाम ओडिशा राज्य की। दरअसल बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह बनाम ओडिशा राज्य से दारा सिंह की समय पूर्व रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने को कहा है। और ऐसे में 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिंह ने अपनी सजा में छूट की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 साल से अधिक कारावास की सजा काट ली है और राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि वे इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस पर विचार करते हुए खंडपीठ ने मामले को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करना उचित समझा। 2003 में निचली अदालत ने दारा सिंह की मौत की सजा सुनाई और 2005 में ओडिशा हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसकी पुष्टि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने की। अपने रिट याचिका में वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सिंह ने प्रस्तुत किया कि युवा क्रोध के आवेश में अपराध किया और अब उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप है। और सजा की सुधारात्मक सिद्धांत पर भरोसा करते हुए सिंह ने दलील दी कि उन्हें जेल से समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे वे एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में समाज में वापस जा सके। उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले पर भरोसा किया है। यह अपराध 22 जनवरी 1999 को उड़ीसा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में हुआ था, जब दारा सिंह के नेतृत्व में एक भीड़ ने ग्राहम स्टेन्स के वाहन में आग लगा दी थी, जिसमें वे और उनके 2 बेटे फिलिप और टिमोथी सो रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा बढ़ाने की मांग के मामले में सुनवाई हुई है। एसिड अटैक पीड़ितों के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज न होने और मुआवजे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले बेंच ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निजी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता है, और अगर निजी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ितों को सहायता देने से मना करते हैं तो इस तरह के मुआवजे में किसी भी तरह की देरी या चूक को अदालत के संज्ञान में लाया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा समय पर मिले। अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निजी अस्पताल उसके निर्देशों का पालन करे। कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों की याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने में केंद्र और राज्य सरकार की गई देरी पर नाराजगी जताते हुए यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी समेत जवाब दाखिल करने वाले 11 राज्यों को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि अगर पीड़ितों या याचिकाकर्ता को मुआवजा मिलने में देरी होती है तो वे विधिक सेवा अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मुआवजे के भुगतान में किसी भी तरह की देरी या चूक को संज्ञान में लाया जाए। कानूनी सेवा प्राधिकरण ही सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों को निजी अस्पताल द्वारा उपचार से वंचित न किया जाए। याचिकाकर्ता एनजीओ एसिड सर्वाइवर्स साहस
फाउंडेशन के वकील ने अदालत को एक ऐसे मामले के बारे में बताया जिसमें 2.5 साल की बच्ची पर एसिड फेंका गया था। बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निजी अस्पताल उसके निर्देशों का पालन करें। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मुआवजे में किसी भी तरह की देरी या चूक को अदालत के संज्ञान में लाया जाए। अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से महिला एसिड अटैक पीड़ितों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। और अगली खबर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जैसे बार के सदस्यों को कोर्ट की स्थायी समिति में शामिल करने पर सवाल उठाया, जो वरिष्ठ वकील पदनाम के लिए उम्मीदवारों के अंक प्रदान करती है। जस्टिस ओक ने सवाल किया है कि अगर पूर्ण न्यायालय द्वारा कुछ किया जाना है तो क्या कोई और व्यक्ति पूर्ण न्यायालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। दो अलग अलग चीजें हैं। एक, अगर हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की अनौपचारिक राय लेता है, लेकिन क्या ऐसी कोई मशीनरी हो सकती है जहां बार के 2 सदस्य उस मशीनरी का हिस्सा हो जो वकीलों का मूल्यांकन करती है। ये एक अलग बात मान लीजिए कि कोई ये चुनौती दे सकता है कि वकीलों को हाई कोर्ट के कामकाज में किस व्यवसाय में भाग लेना है। अब हाई कोर्ट के विचार अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल आदि से प्रभावित होते हैं। जस्टिस अभय ओक, जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने इंदिरा जयसिंह के 2017 और 2023 के निर्णयों पर पुनर्विचार के मुद्दे पर दलीलें सुनी, जिसमें वरिष्ठ वकील पदनाम प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। पिछले महीने 2 जजों की एक पीठ ने निर्णय में उल्लेखित प्रक्रियाओं के बारे में चिंता जताई थी। इसके बाद 3 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया, जिसने सभी हाईकोर्ट और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी किया। स्थायी समिति के माध्यम से अंक प्रदान करने की प्रणाली पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि से पूछा कि क्या वे स्थायी समिति के माध्यम से अंक प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली का समर्थन करते हैं। वेंकटरमणि, जो अटॉर्नी जनरल के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी समिति के सदस्य हैं, ने कहा है कि वे विभिन्न कारणों से इस प्रणाली का समर्थन करते हैं। वेंकटरमणि ने स्वीकार कर लिया है कि इस प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता है और इसे सुधारने के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक गुप्त मतदान प्रणाली की मांग की, जिसमें पूर्ण न्यायालय वरिष्ठ पदनाम उम्मीदवारों पर वोट करता है और 2017 के फैसले द्वारा निर्धारित अंकों को आवंटित करने वाली स्थायी समिति की मौजूदा प्रणाली को खत्म करने की मांग भी की। और अब गोल्ड तस्करी यानी कि सोने की तस्करी का ये पूरा मामला है। दरअसल बता दें आपको कि ईडी के स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से 2020 के सोने की तस्करी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि चूंकि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर है, इसीलिए मुकदमे को स्थानांतरित करने के प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस M सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2022 में दायर स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें PMLA मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, जो वर्तमान में एर्नाकुलम में विशेष PMLA कोर्ट के समक्ष है। कर्नाटक में PMLA मामलों के लिए एक विशेष अदालत में जब मामले को उठाया गया तो जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, आरोप गंभीर है और ईडी स्थानांतरण के लिए क्यों नहीं जाता।
ये मौखिक रूप से तब कहा गया जब केरल राज्य ने इस मामले को टालने की मांग की, क्योंकि राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल दूसरी अदालत में व्यस्त थे। जब कुछ आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजंत मुथुराज ने कहा है कि पूरक शिकायत के माध्यम से मामले में जोड़े गए अतिरिक्त आरोपियों को नोटिस दिया जाना चाहिए, तो जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि पूरी निष्पक्षता से आपको स्थानांतरण याचिका विरोध भी नहीं करना चाहिए। जब मामले को फिर से उठाया गया तो सिब्बल ने स्थानांतरण की आवश्यकता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी का आरोप था कि राज्य जांच को प्रभावित कर रहा था। हालांकि चूंकि जांच अब पूरी हो चुकी है और आरोप तय हो चुके हैं, इसलिए स्थानांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है, सिब्बल ने कहा। और ये भी बताया कि ईडी ने शुरू में कर्नाटक में स्थानांतरण की मांग की थी, लेकिन अब वे मामले को कर्नाटक में स्थानांतरित नहीं करना चाहते। और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2023 में कर्नाटक में गैर भाजपा सरकार सत्ता में आई। कृष्णराज ने सिब्बल के इस दावे का भी विरोध किया कि जांच पूरी हो चुकी है। बात महाराष्ट्र के पुणे से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे के पास, बता दें आपको कि पिपरी चिंचवड़ में 19,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखली से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक स्ट्रीट वेंडर आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम 2014 के अनुसार हॉकिंग और नॉन हॉकिंग क्षेत्रों की पहचान करने का काम नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और हॉकर्स को उनके विक्रय स्थल से बेदखल न किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश पारित किया, यथास्थिति बनाए रखा जाए। न्यायालय ने मौखिक रूप से ये भी कहा है कि फेरी वालों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें अवैध रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 2023 में प्रतिवादी नंबर 1 निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत इस कवायद को पूरा करने के लिए कम से कम 6 सप्ताह का समय मांगा था। 1 साल बाद सितंबर में निगम ने सूचित किया कि स्ट्रीट वेंडर्स की अंतिम सूची, जिसमें 19,792 स्ट्रीट वेंडर्स शामिल है, तैयार थी। हालांकि वित्तीय बाधाओं और सीमित संसाधनों के कारण सभी स्ट्रीट वेंडर्स को समायोजित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। हाल ही में ये देखते हुए कि निगम द्वारा यह अभ्यास अभी भी जारी है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक यह अभ्यास पूरा नहीं हो जाता तब तक स्ट्रीट वेंडर्स के कब्जे और कामकाज के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। और अब बात आवारा पशुओं से संबंधित। बता दें आपको कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा पशुओं पर रोकथाम और एसटीएफ के गठन के लिए दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील उमेश शर्मा ने दलील दी कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के अफसरों को हजारों शिकायतें मिलने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। वकील उमेश शर्मा ने अदालत से आग्रह किया है कि सरकार को इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटना रोकी जा सके और गाय जैसे दुधारू पशुओं को भी कूड़ा कचरा खाने के लिए विवश न होना पड़े। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने इस संबंध में एक टास्क फोर्स भी गठित करने के आदेश दिए और दिल्ली सरकार को ये आदेश देने का आग्रह किया है। बता दें आपको कि अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल निर्धारित की है। याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ की ओर से दाखिल की गई थी। सेव इंडिया फाउंडेशन की हमारी याचिका पर सुनवाई थी। हमने माननीय न्यायाधीश जी के सामने ये निवेदन रखा, ये प्रेयर की कि दिल्ली में सड़क पर घूमने वाली घुमंतु निराश्रित गायों को सड़क से हटाया जाए। 2023 1 जनवरी से लेकर फरवरी 19 2025 तक 21,593 कॉल दिल्ली की स्थानीय जनता ने दिल्ली पुलिस को की कि गाय टक्कर मार रही है, गाय घर में घुस गई है, गाय से एक्सीडेंट हो गया है, ऑटो पलट गया है, गाय ने एक व्यक्ति को मार दिया है। इस तरह की 21,000 कॉल हुई, लगभग 21,593। और हमने इसमें मांग की है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए। एक हमने एसटीएफ की मांग इसमें की है ताकि दिल्ली की जनता को रिलीफ मिले,
घंटों घंटों लंबे लगने वाले जाम से दिल्ली की जनता को राहत मिले। इसके ऊपर 23 अप्रैल दूसरी सुनवाई है। 23 अप्रैल को दोबारा इस पर सुनवाई होनी है। हम मांग कर रहे हैं कि सड़कों से हटाकर गायों के लिए चारे की व्यवस्था की जाए, दवाई की व्यवस्था की जाए, उनके रहने की पूरी व्यवस्था की जाए और सड़कों से इन्हें हटाकर एक नया जीवन दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बलात्कार के एक मामले को मनमाने ढंग से संभालने के लिए बता दें कि फटकार लगाई है। मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश धर्म के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध लागू किए गए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कथित बलात्कार और गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में आरोपी हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 8 महीने से जेल में है। उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी गलती के सिर्फ एक महिला की मदद करने के लिए जेल में हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगते हुए जवाब दिया कि मामले में सामूहिक बलात्कार के आरोप भी शामिल हैं। पिछले सुनवाई में न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की दलील दर्ज की थी और ये सहमति से बिना रिश्ते का मामला है ये भी कहा। साथ ही साथ जहां दोनों पक्ष लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और शिकायतकर्ता का पहले के विवाह से एक बच्चा भी है, लेकिन याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे डालने के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जवाब के लिए और समय देने के साथ ही बचते हुए सीजीआई ने कहा, छोड़ो, असल में मैं भी हैरान हूँ, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राज्य पुलिस भी पक्षपाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तथ्य खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। आप धर्मांतरण कानून का हवाला बिना किसी कारण के दे रहे हैं। खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ये स्थिति भी शामिल है कि सूचना देने वाली महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था, अनुमति दी जाती है। दूसरे प्रतिवादी की सेवा रिपोर्ट के संबंध में कार्यालय रिपोर्ट में विरोधाभास प्रतीत होता है। रजिस्ट्री की जांच करनी चाहिए और उसमें तथ्यात्मक स्थिति को सही करना चाहिए। 5 मई 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे फिर से सूचीबद्ध करना चाहिए। इस बीच राज्य को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और यदि कोई हो तो 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आदेश को लिखवाने के बाद चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि राज्य पुलिस ने वर्तमान मामले के तथ्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून को गलत तरीके से लागू किया। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। और अगली खबर का रुख करते हैं ITAT से जुड़ा हुआ। दरअसल ये पूरा मामला है, बता दें आपको कि मुंबई के ITAT में SCT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम DCIT केस पर सुनवाई हुई। धारा 37 एक असुरक्षित ऋणों और ब्याज, धारा 69C अस्पष्टीकृत व्यय के तहत कर अस्वीकृति से संबंधित है। विनम फाइनेंस को जांच के बाद फर्जी घोषित किया गया। न्यायाधिकरण ने विभिन्न न्यायालयों में दोहरी अपील पर सवाल उठाया। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को है। केस पर पूरी जानकारी देंगी इंडिया लीगल की रिसर्चर गुनगुन सिंह। गुनगुन, क्या है पूरा मामला? जी, तो ये केस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने है, जिसे SCT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने DCIT सर्कल 4 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 मुंबई के टैक्स असेसमेंट को चैलेंज किया है। असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए ये अपील ITAT के SMC बेंच के सामने है। इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल वीनम फाइनेंस से रिलेटेड है। 27 नवंबर 2019 को वीनम फाइनेंस पर सर्च कंडक्ट की गई थी, जिससे लेटर बोगस डिक्लेयर कर दिया गया। इस वजह से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SCT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वीनम फाइनेंस के बीच हुई थी, उन सब पे ही सवाल उठने लगे। आज की सुनवाई में 2 मेजर लीगल प्रोविजंस डिस्कस करे गए। सेक्शन 37 सब क्लॉज 1 ये बिजनेस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। इस SCT इंडिया ने अनसिक्योर्ड लोन पर इंटरेस्ट क्लेम किया था, जिसे टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कर दिया गया। दूसरा, सेक्शन 69 सब क्लॉज C में ये
अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। टैक्स अथॉरिटीज का कहना है कि कुछ ट्रांजैक्शन को प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दी गई थी। आज के ट्रिब्यूनल ने एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया। सेम यही केस दो अलग अलग कोर्ट रूम एसएमसी बेंच और कोर्ट रूम 11 में क्यों फाइल किया गया है? इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अगली सुनवाई 5 मई 2025 को रखी गई है। जी गुनगुन, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.